तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एटम, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसमें अरेंज होते हैं। फिर क्वार्क्स और लेप्टन्स की बात करेंगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बहुत डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे क्वार्क्स और लेप्टन्स की। इसको डिटेल में हम लोग पार्टिकल फिज़िक्स वाले टॉपिक में समझेंगे। और फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। और ब्रीफ डिस्कशन करेंगे मॉलिक्यूल्स और आयंस पे भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले एटम को समझते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि एटम मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है जो कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और ये भी कह सकते हैं दैट इट इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एटम इट इज फंडामेंटल लेट अस से यूनिट, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का ये फंडामेंटल यूनिट है, यह स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। अब अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमें सारे मॉडल्स की स्टडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जो कि केमिस्ट्री के लिए रेलिवेंट है। तो एटम, अच्छा, पहले हमें यही लगता था कि जो मैटर है वो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटम, और वो बात तो अभी भी सही है। बट हमें ये भी लगता था कि एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, तो यही सबसे छोटा पार्टिकल है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। बट जब हमने थोड़ा और रिसर्च किया तो पाया कि एटम भी कुछ पार्टिकल से मिल के बना हुआ है, और वो पार्टिकल डिफरेंटली अरेंज्ड हैं टू मेक दैट एटम, है ना। एक स्पेशल तरीके से अरेंज होते हैं और एटम बनाते हैं। उसी अरेंजमेंट को हम लोग अभी जानेंगे। तो एटम का एक हैवी पोर्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि एटम के सेंटर में होता है। तो लेट अस सपोज कि ये जो है ये है न्यूक्लियस एटम का, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है, मान लिया कि ये क्या है, ये है न्यूक्लियस एटम का। और न्यूक्लियस बना होता है दो पार्टिकल से, प्रोटॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है न्यूक्लियस। एक और पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में, डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करता रहता है, ठीक है। तो मान लिया कि ये एक ऑर्बिट हो गया सर्कुलर या ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसमें ये पार्टिकल इन ऑर्बिट्स में या इन शेल्स में मूव करता है, और इस पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी। तो जब हमने इन पार्टिकल्स को खोज लिया दैट एटम इज एक्चुअली डिविजिबल, पहले हमें ये लगता था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, फिर हमें पता चला कि नहीं, एटम को तोड़ा जा सकता है, और एटम इनफैक्ट इन तीन पार्टिकल से बना हुआ है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। सारा का सारा एटम का मास इसी न्यूक्लियस में रिसाइड करता है, क्योंकि ये दोनों हैवी पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट मासलेस है, बहुत कम मास होता है इसका, और ये न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से गोल गोल घूमता रहता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है, सर्कुलर या ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता रहता है? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें कुछ चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, -1,
ठीक है। और प्रोटॉन्स पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो +1 चार्ज प्रोटॉन्स पे होता है। एक प्रोटॉन पे इतना 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इतना ही जानना है। इसकी एक्चुअल चार्ज की जो एक्चुअल वैल्यू है वो अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए उसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे। ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को जनरली हम लोग E- इसका सिंबल होता है, प्रोटॉन्स को P+ ऐसे डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन्स को n इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये बात हो गई एटम के स्ट्रक्चर की, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम को बना रहे हैं, कैसे अरेंज, हाउ दे आर अरेंज्ड विद इन दिस एटम, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर से, हालांकि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, बट इसी स्ट्रक्चर से मैक्सिमम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं हम लोग। और जो सारे रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे रिएक्शन बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के कारण सारे रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब देखते हैं क्वार्क्स और लेप्टन्स हमारी सीन में कैसे फिट हो रहे हैं। तो अभी तक हमें क्या पता है, दैट मैटर, कोई भी जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, वो एटम से बना हुआ है। मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और एटम किससे बना हुआ है, एटम भी कुछ पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसमें एक तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स, दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, टुगेदर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। सो एटम को बनाने के लिए दो तरीके के पार्टिकल हैं। एक को बोल रहे हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। और जो दूसरा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली थी। तो अब क्वार्क और लेप्टन्स का क्या रोल है यहाँ पे, तो हमें बहुत टाइम तक ये लगता रहा कि यही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स दे आर बेसिकली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टुगेदर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो बहुत दिनों, और इलेक्ट्रॉन्स को चलिए उसका सिंबल भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत दिनों तक हमें ये लगता रहा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसका मतलब कि इनको और फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, इनको और डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये किसी और चीज़ से नहीं बने हुए हैं। बट जैसे जैसे रिसर्च और आगे बढ़ी तो हमें पता लगा दैट इलेक्ट्रॉन्स तो फंडामेंटल हैं, आज भी इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल हैं। तो जिन टाइप के पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दे आर एक्चुअली लेप्टन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर काइंड ऑफ लेप्टन्स। अब लेप्टन्स कई तरीके के होते हैं, कुछ लेप्टन्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट न्यूक्लियॉन्स, ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, दे आर नॉट फंडामेंटल। एंड इनफैक्ट ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये बने होते हैं और छोटे पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं क्वार्क्स। उनको क्या बोलते हैं, उन पार्टिकल को क्वार्क्स बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके के लेप्टन्स हैं, है ना, ये फंडामेंटल ही है। इलेक्ट्रॉन्स लेप्टन्स से नहीं बने हुए, इलेक्ट्रॉन एक टाइप के लेप्टन्स हैं या लेप्टॉन्स हैं। बट ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये और छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, उनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, इनको और तोड़ा जा सकता है और वो क्वार्क में टूट सकते हैं, टूट जाते हैं इनफैक्ट। तो हम कह सकते हैं कि क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट
क्वार्क्स एंड leptons are fundamental particles. They are fundamental particles. अब क्वार्क्स और लेप्टन्स में फिर क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दे दे रहा हूँ. जो क्वार्क्स हैं वो जुड़ के हेड्रॉन्स बनाते हैं. क्वार्क्स combines to form heavier particles called hadrons, है ना. Hadrons are so protons or neutrons, they are basically like protons and so protons एक तरीके के हेड्रॉन है और न्यूट्रॉन भी एक तरीके का हेड्रॉन है. तो क्वार्क कंबाइन करते हैं टू फॉर्म हेड्रॉन्स, या ऐसे कह लो कि क्वार्क कंबाइंस टू फॉर्म प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जो जब फिज़िक्स के बेसिक्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में. तो एक फंडामेंटल फोर्स है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. क्वार्क्स जो हैं दे फील स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. क्वार्क्स जो हैं दे फील स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है. So quarks, they feel strong न्यूक्लियर फोर्स, है ना. ये एक तरीके का फोर्स. सारे पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फील नहीं करते, क्वार्क्स फील करते हैं. और स्पेशल बात क्या है क्वार्क्स में, दैट दे हैव फ्रैक्शनल चार्ज. दे हैव फ्रैक्शनल चार्ज. इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शन में होता है. जैसे इलेक्ट्रॉन पे मैंने बताया था ना -1 चार्ज है, या प्रोटॉन पे +1, तो -1 या +1 ये सब फ्रैक्शन नहीं है, ये सब होल नंबर्स हैं या इंटीजर वैल्यूज़ हैं. -1 तो इंटीजर हो गया, बट क्वार्क्स पे एक्चुअली फ्रैक्शन में चार्ज होता है. तो क्वार्क्स के बारे में अभी फ़िलहाल इतना ही. अब लेप्टॉन्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं. ये लेप्टॉन्स जैसे कि क्वार्क कंबाइन कर लेता है और हेड्रन बनाता है, क्वार्क अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है. क्वार्क हमेशा कंबाइन करके हेड्रन बनाता है, जैसे प्रोटॉन बना लिया या न्यूट्रॉन बना लिया. बट लेप्टॉन्स जो हैं वो इंडिविजुअली ही रहते हैं, स्टैंड अलोन एग्जिस्टेंस है वो. इसलिए बिकॉज दे डू नॉट फील दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो इनके ये उस फोर्स को फील नहीं करते, इसलिए ये कंबाइन करके और हैवियर पार्टिकल्स नहीं बना पाते या नहीं बनाते, है ना. तो लेप्टन्स जो दो पॉपुलर लेप्टन्स हैं वो एक तो इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा पॉपुलर लेप्टॉन है वो है न्यूट्रिनो. इन जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस, तो न्यूट्रिनो के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सो लेप्टन्स आर स्टैंड अलोन पार्टिकल्स. दे आर स्टैंड अलोन, मतलब वो कंबाइन नहीं करते, वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है उनका. रीजन बीइंग दे डोंट फील स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सो they don't feel strong nuclear force. and in terms of charge, उनके ऊपर जो है वो इंटीजर चार्ज होता है. they have integer charge, है ना. या ये भी हो सकता है कि चार्ज ना हो, इंटीजर चार्ज होगा, या जैसे न्यूट्रिनोज पे चार्ज नहीं होता. सो दे हैव इंटीजर चार्ज और नो चार्ज, है ना. और ज़ीरो भी इंटीजर ही है बट स्टिल, और ज़ीरो चार्ज. तो ये बात हो गई क्वार्क्स और लेप्टन्स की. तो इतना आपको फ़िलहाल
थियोरेटिकल नॉलेज क्वार्क्स और लेप्टन्स का होना चाहिए। तो इतनी बातें जान लेने के बाद अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने होते हैं क्वार्क्स से, या क्वार्क्स कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाता है। हाँ, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्वार्क कितने तरीके के होते हैं। तो ये जो क्वार्क्स हैं ये एक्चुअली 6 तरीके के होते हैं। देयर आर 6 काइंड ऑफ क्वार्क्स, और उसमें से हमें जानना, जो फोकस हमारा होगा वो 2 तरीके के क्वार्क पे ही होगा, जो हमारे लिए फ़िलहाल ज़रूरी है। तो बट सारे नाम तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। अप क्वार्क, इंटरेस्टिंग नेम्स हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड लास्ट वन इज बॉटम क्वार्क। ठीक है, हमारे लिए जो ज़रूरी है, जिससे ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं जो बने हुए हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो अप और डाउन क्वार्क से। जो अप क्वार्क है, तो इस तरीके से मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, जो हमारे लिए ज़रूरी क्वार्क है वो ये वाले दोनों हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इन पे जो चार्जेस होते हैं वो फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं क्वार्क्स पे। तो अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव 2/3 होता है, इतना चार्ज होता है अप क्वार्क पे। और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज है दैट इज़ -1/3, है ना। तो ये चार्जेस हैं अप क्वार्क और डाउन क्वार्क पे। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रोटॉन कैसे बना होगा, फिर किस तरीके से अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जुड़ के प्रोटॉन बनाएंगे। ठीक है, तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन है ना, ये बना होता है 2 अप क्वार्क और +1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, तो ये 3 क्वार्क जुड़ते हैं तो प्रोटॉन बनता है। आप चेक भी कर सकते हो, अगर इन चार्जेस को आप इस सीक्वेंस में ऐड करोगे तो 2 अप क्वार्क मीन्स 2/3 + 2/3, और एक डाउन क्वार्क और इसका चार्ज होता है -1/3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ओवरऑल +1 आपको मिलेगा। दैट मीन्स प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। तो इस तरीके से प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज आता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन कैसे बना होगा? जो न्यूट्रॉन है, आप लोग अब गेस कर पाएंगे कि न्यूट्रॉन कैसे बना होगा। ये 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। ठीक है, तो 2/3 -1/3 एक डाउन क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क का भी चार्ज -1/3 है। सबको ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि ओवरऑल चार्ज 0 आ जाएगा, हेंस न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, है ना। तो प्रोटॉन को बहुत हाई पावर, हालांकि ये माइक्रोस्कोप में दिखेगा नहीं, बट अगर हम अज्यूम करें कि बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप है जो प्रोटॉन के अंदर देख पाए, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे 3 क्वार्क अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। एक क्वार्क, दूसरा क्वार्क और एक इस तरीके से 2 अप और 1 डाउन क्वार्क, और इन क्वार्क के बीच में कुछ फोर्स हो,
कुछ फोर्स से ये बंधे होंगे। तो एक प्रोटॉन, इफ़ दिस इज़ योर प्रोटॉन, है ना, तो प्रोटॉन के अंदर ये पार्टिकल्स और उन पार्टिकल्स के बीच में ये कुछ फोर्स होगा जिससे ये प्रोटॉन बन रहा है। ठीक है। न्यूट्रॉन में देखेंगे तो एक अप क्वार्क होगा, है ना, एक क्वार्क अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क। इस तरीके से न्यूट्रॉन और इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो ये न्यूट्रॉन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क से बने हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, जो लेप्टन्स, कुछ लेप्टन्स चार्ज्ड होते हैं, जिन पे चार्ज होता है उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इनफैक्ट म्यूऑन और टाउऑन या टाउ भी होता है। इन सभी चीज़ को हम लोग डिटेल में पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है। और जो 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 न्यूट्रल लेप्टन्स होते हैं उनको न्यूट्रिनोज बोलते हैं। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हम ऐसे कह सकते हैं, जो लेप्टन्स हैं वो दो तरीके के हैं, चार्ज्ड लेप्टन या लेप्टॉन। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत पॉपुलर है, इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल लेप्टन, यानी ज़ीरो चार्ज जिस पे हो, इस पे इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है। और न्यूट्रल लेप्टॉन विच इज़ वेरी पॉपुलर वन इज़ न्यूट्रिनो, है ना, जिस पे ज़ीरो चार्ज होता है। तो न्यूट्रिनो इज़ अ न्यूट्रल लेप्टन, इलेक्ट्रॉन इज़ अ चार्ज्ड लेप्टॉन। तो ये बात हो गई क्वार्क्स और लेप्टॉन्स की। अब हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा दैट एटम इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर किसी एटम का डिसाइड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने प्रोटॉन होंगे उस एटम के न्यूक्लियस में, उसका एटॉमिक नंबर वही होगा। जैसे कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, हेंस इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। लिथियम में 3 प्रोटॉन होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, राइट। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है या किससे डिसाइड हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। और जो एटॉमिक मास या मास नंबर ये किससे डिसाइड हो रहा है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों को ऐड कर दो, बेसिकली न्यूक्लियॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये डिसाइड करते हैं मास नंबर, यानी प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब हो गया, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो मास नंबर। और एक और बात होती है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक सिंबल। तो किसी भी एटम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए कोई एक सिंबल यूज़ करते हैं। वो उन सिंबल्स को हमें याद नहीं करना है। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल, उनका एटॉमिक सिंबल हमें धीमे धीमे पता चल ही जाएगा। जैसे हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से, है ना। तो अगर मान लें कि कोई एक जनरल एलिमेंट है जिसके एटम का सिंबल X है ना, तो इसमें यहाँ नीचे के तरफ सबस्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, नीचे के तरफ एटॉमिक नंबर।
सबस्क्रिप्ट में, ऐसे ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट तो मैंने लगा दिया अपनी तरफ से, और यहाँ ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट होता है उसमें, बट इस साइड में, लेफ्ट साइड में, कहीं कहीं पे राइट साइड में भी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं उसका मास नंबर या एटॉमिक मास, मास नंबर यहाँ ऊपर लिखते हैं। तो जैसे कार्बन, फॉर एग्जांपल कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और उसमें 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो ओवरऑल उसका मास नंबर या एटॉमिक मास ऐसे 12, इस तरीके से 6 और 12, तो ये कार्बन 12 का सिंबल हो गया। इस तरीके से कार्बन के एक एटम को हम लोग उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और 1 भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, जो ज़्यादातर हाइड्रोजन अकर करते हैं नेचर में, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, उसका मास नंबर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 0 करोगे, 1 प्रोटॉन + 0 न्यूट्रॉन, तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास, ये मास नंबर या इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास, ये सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और इन जनरल मास नंबर को अगर किसी टेक्स्ट बुक में आप लोग पढ़ोगे तो कुछ ऐसा लिखा होगा, मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो एटॉमिक नंबर है उसको कैपिटल Z या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्म हो गया किसी एक एटम को उसके सिंबल से और उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब अगर किसी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है, हालांकि कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता यूपीएससी में, बट फिर भी ये तो बहुत ही बेसिक आइडिया है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको पता करना है किसी एटम का, तो कैसे पता करेंगे? उसका जो एटॉमिक मास है ना, उसके जो एटॉमिक मास है या मास नंबर जो है, उससे क्या हटा देना है? एटॉमिक नंबर माइनस कर दो आप एटॉमिक नंबर को, तो मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दैट एटम, है ना। जैसे कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है, अगर कभी पूछ लिया जाए इस वाले कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है, तो उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6 आ जाएगा, 6 विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब हमने जान लिया एटम्स के बारे में, एटम का स्ट्रक्चर और जिन जिन पार्टिकल से मिल के वो बना हुआ है, क्वार्क्स और लेप्टन्स को भी ब्रीफ नॉलेज है, और जो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बारे में अब हमें पता है। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे हम, बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और आयंस कैसे बनते हैं। सिर्फ इतना ही जानना है कि बनते कैसे हैं, कहीं कहीं पे ये यूज़फुल हो जाता है ये इतना इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ।